हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर को चालू किए थे पढ़ना और समझना अच्छे से। तो आज उसमें हम लोग दूसरा लेयर जो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला लेयर हम लोग ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ चुके हैं, एकदम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग स्ट्रेटोस्फियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेटोस्फियर में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से लेयर्स पाए जाते हैं, क्या क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में पूरा हम लोग स्ट्रेटोस्फियर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेटोस्फियर के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फियर जो है हमारा, ये लाइज करता है, कहाँ लाइज करता है? बियॉन्ड बियॉन्ड ट्रोपोस्फियर, यानी ट्रोपोस्फियर के आगे, अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ द 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी कि ट्रोपोस्फियर के आगे जो लेयर है वो हमारा स्ट्रेटोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर को छोड़ के एवरेज हाइट ट्रोपोस्फियर का 13 किलोमीटर था और इक्वेटर पे उसका 18 किलोमीटर और 8 किलोमीटर पोल पे था। तो एवरेज हाइट ही अगर हम लोग मानते हैं तो 13 किलोमीटर के बाद अर्थ के सरफेस पे 50 किलोमीटर 13 किलोमीटर के बाद का जो लेयर है वो हमारा स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। ये आप लोग याद रखिए, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर के बाद आने वाला लेयर है जो 50 किलोमीटर तक है उसका हाइट। ठीक है, ट्रोपोस्फियर के बाद। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग देखे थे कि ट्रोपोस्फियर में अगर हम लोग ऊपर की तरफ ट्रोपोस्फियर में बढ़ रहे थे, यानी कि अल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा था, तो टेम्परेचर घट रहा था। किसमें? हमारा ट्रोपोस्फियर में। लेकिन इस स्ट्रेटोस्फियर में जस्ट उसका उल्टा होगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या होगा? इसमें क्या लिखा है? टेम्परेचर इन दिस लेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर सम डिस्टेंस के लिए कॉन्स्टेंट रहेगा, बट देन राइजेस टू रीच अ लेवल ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एट 50 किलोमीटर अल्टीट्यूड। यानी कि एकदम हाइट पे जब हम लोग पहुंचेंगे स्ट्रेटोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे, यानी कि 50 किलोमीटर हम लोग पहुंचेंगे, तो वहां तक हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आप पूछेंगे बढ़ रहा है तो केवल 0 डिग्री सेल्सियस ही क्यों है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ट्रोपोपॉज में हमारा जो टेम्परेचर था ट्रोपोपॉज में वो माइनस में था, तो माइनस में इंक्रीज हुआ ना। माइनस हम लोग देखे थे -80 था एक जगह और एक जगह -45, तो माइनस में इतने कम से इंक्रीज होकर पॉजिटिव में आया 0 डिग्री सेल्सियस। तो इससे पता चलता है कि हमारा स्ट्रेटोस्फियर में जो है वो एल्टीट्यूड बढ़ने पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये आप लोग याद रखिएगा दो चीज़, कि इसका एल्टीट्यूड ये कितने हाइट तक ये स्ट्रेटोस्फियर पाया जाता है, 50 किलोमीटर तक, और इसका टेम्परेचर, इस लेयर में टेम्परेचर ऊपर बढ़ने पे इंक्रीज होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस लेयर में एक लेयर पाई जाती है, इस स्ट्रेटोस्फियर लेयर में एक हमारी गैस की परत पाई जाती है जो हमें हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करती है। दिस राइज इज ड्यू टू द, क्योंकि टेम्परेचर इसलिए राइज हो रहा है क्योंकि इसमें ओजोन लेयर पाई जा रहा है। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ये जो ओजोन है ये हार्मफुल रेडिएशन जो आती है सन से, उससे प्रोटेक्ट करती है हमें। और ये जो ओजोन की लेयर है ये हीट को भी अब्जॉर्व करती है। इसीलिए जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेटोस्फियर में एंटर करते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि ये जो ओजोन की लेयर है ये हीट को अब्जॉर्व करती है, इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और ये हमें हार्मफुल रेज से, जो सन से डायरेक्ट आती है यूवी रेज, उससे प्रोटेक्ट भी करती है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि ओजोन लेयर जो है वो किस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। लेकिन ये ट्रोपोस्फियर में भी ओजोन गैस का कुछ कुछ पार्ट्स ओजोन गैस का ट्रोपोस्फियर में भी पाया जाता है, लेकिन प्रॉपरली कंसंट्रेटेड फॉर्म में ओजोन जो गैस है वो लेयर के फॉर्म में हमारा स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि ओजोन लेयर पाया कहाँ जाता है, तो ओजोन लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। लेकिन एक चीज़ हमें आपको ओजोन के बारे में और बताना है, चलिए हम लोग ओजोन को ही सही समझ लेते हैं। तो एक चीज़ क्वेश्चन आपको ये तो क्लियर होगा कि स्ट्रेटोस्फियर में हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है जो हमें यूवी रेज से, सन से जो यूवी रेज आती है उससे प्रोटेक्ट करता है। तो ये ओजोन जो है ये O3 है, ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके ये ओजोन बनता है। ये एक नेचुरल गैस है और ये हमें 2 लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। कौन कौन सा वो लेयर है? एक हमारा ट्रोपोस्फियर है, एक हमारा स्ट्रेटोस्फियर है। तो जो ट्रोपोस्फियर में हमारा ओजोन पाया जाता है वो बैड ओजोन होता है। क्यों होता है अभी हम लोग देखेंगे। स्ट्रेटोस्फियर में जो पाया जाता है वो गुड ओजोन होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाने वाला ओजोन हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए उसको हम लोग गुड ओजोन कहते हैं। और ट्रोपोस्फियर में जो पाया जाता है वो बैड ओजोन क्यों होता है वो हम लोग चलिए समझ लेते हैं पहले। तो
बैड ओजोन क्यों पाया जाता है ट्रोपोस्फियर में, उसके बारे में समझते हैं। तो ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फियर के लेयर में ये डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता। कौन? ये जो ओजोन है, डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होने के कारण ये पॉल्यूटेंट के रूप में एक्ट करता है। तो दो तरीके के पॉल्यूटेंट होते हैं, आप लोग पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में भी। एक हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है, एक हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। तो प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट होता है ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो ओजोन है ये ट्रोपोस्फियर में डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में नहीं आता। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है, जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू एटमॉस्फेयर में आती है, ट्रोपोस्फियर के लेयर में आती है। इसीलिए इसको हम लोग बैड ओजोन कहते हैं, क्योंकि ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलकर सनलाइट के प्रेजेंस में ये ओजोन और पेरिऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनाती हैं, जो एक फोटोकेमिकल स्मोक के जैसा वर्क करता है, एक पॉल्यूटेंट की जैसा वर्क करता है ये। और आप लोग पूछेंगे ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलता है, तो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुओं में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और NOx जो हमारा फ्यूल का बर्निंग होता है, फ्यूल जब जलता है उससे NOx हमारा निकलता है। और ये समर सीजन में सनलाइट के प्रेजेंस में ओजोन बनाता है। और यही ओजोन की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो ये ओजोन और पेरिऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इससे बनता है। और यही ओजोन हमें इनडायरेक्टली केमिकल रिएक्शन के थ्रू ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। और इसकी मात्रा बढ़ने पे ये हमें एक पॉल्यूटेंट के रूप में एक्ट करता है, किसमें? हमारे ट्रोपोस्फियर में। और ये एक हेल्थ डिजीज का कारण बनता है। अगर इसकी ट्रोपोस्फियर में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ये हेल्थ डिजीज का बोल सकते हैं, उसका कारण बनता है। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि ये जो ओजोन है, ओजोन की लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो हमें सन की यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन कुछ ओजोन गैस बाई केमिकली रिएक्शन पॉल्यूटेंट की जैसा हमारे ट्रोपोस्फीयर में भी पाई जाती है, जिसके ज़्यादा होने से हमें काफ़ी डिजीजेज हो सकती हैं। तो वो जो ओजोन होता है ट्रोपोस्फियर में जो पाया जाता है वो हमारा बैड ओजोन होता है, और स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाने वाला ओजोन वो हमारा गुड ओजोन होता है। ये आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम लोग चलिए समझ लेते हैं कि स्ट्रेटोस्फियर के कुछ और क्या जो पॉइंट्स है वो समझ लेते हैं। तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर है, ये जो लेयर है, ये क्लाउड से फ्री होता है और वेदर फेनोमेना भी बहुत कम ही होता है। ऐसा नहीं है कि क्लाउड्स बिल्कुल नहीं पाए जाते, लेकिन एज ए कंपेरिजन ऑफ ट्रोपोस्फियर के इसमें कम क्लाउड्स पाए जाते हैं। इसीलिए ये एक आइडियल कंडीशन होता है एरोप्लेन के उड़ने का, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में हमारे एरोप्लेन्स उड़ते हैं। सो एरोप्लेन का जो फ्लाई करते हैं वो लोअर स्ट्रेटोस्फियर में करते हैं। समटाइम ये अपर ट्रोपोस्फियर में, यानी कि पहला जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसमें उसके ऊपरी भाग में करते हैं जब वहाँ का वेदर कंडीशन शांत होता है। तो मोस्टली ये एरोप्लेन लोअर स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें बिल्कुल ही क्लाउड्स नहीं पाए जाते, तो समटाइम्स इसमें सीरस क्लाउड पाए जाते हैं प्रेजेंट एट द लोअर लेवल इन दिस लेयर। स्ट्रेटोस्फियर के लोअर लेवल पे सीरस क्लाउड पाए जाते हैं। ये कैसे क्लाउड्स हैं, जब हम लोग क्लाउड्स का टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। बस आप लोग ये याद रखिए कि सीरस क्लाउड्स कभी काल लोअर लेवल पे स्ट्रेटोस्फियर के पाए जाते हैं। तो ये पूरा रहा स्ट्रेटोस्फियर लेयर के बारे में। अब हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं कि वास्तव में ये ओजोन की लेयर स्ट्रेटोस्फियर में बनती कैसे है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको बताया था कि ट्रोपोस्फियर में ढेर सारी गैसेस पाई जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि स्ट्रेटोस्फियर में बिल्कुल गैसेस नहीं पाई जाती। तो स्ट्रेटोस्फियर में जो ऑक्सीजन की गैसेज होती हैं वो उन पर जब सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है तो वो ऑक्सीजन एटम सेपरेट हो जाता है। ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, O2 मॉलिक्यूल है। इसके दोनों एटम सन की इंसुलेशन पड़ने से, सन की रेस पड़ने से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और ब्रेक डाउन होने के कारण और जो सेपरेट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, उससे ये एटम जाके जुड़ने लगते हैं। तब ये O2 प्लस O ऑक्सीजन एटम O3 बनाता है। और ये जो रिएक्शन है ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल एज द सेंस कि हमारा O2 O प्लस होके O3 बनाता है, लेकिन ये फिर O3 इंसुलेशन के प्रेजेंस में ये फिर टूट के हमारा O2 फिर से बना लेता है। तो यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि इससे ऐड होके ये बनता है, फिर ये टूट के यही बन जाता है फिर से। और यही रेट अगर तेज हो जाए तो हमारा ओजोन की जो लेयर है बोलते हैं कि डिप्लीट हो रहा है, यानी कि डिस्ट्रक्ट हो रहा है अगर यही रेट रिवर्सिबल रेट तेज हो जाए तो। कैसे होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि ओजोन गैस, ओजोन की लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में बनती कैसे है। ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑक्सीजन के एटम से जुड़ के O3 बनाते हैं। और ये जो O3 के बनने का जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो
जैसे हमारा O2 और O यहाँ आप लोग देख रहे हैं, O2 और O जुड़ के O3 बनाते हैं। इसी तरह इंसुलेशन जब O3 पे पड़ता है उससे ओजोन की गैस पे, तो फिर ये टूट जाता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पे। तो इसके तोड़ने का ये जो रिवर्स वाला रेट है, इसको स्पीड करने का आज के समय में क्या कारण है, क्यों ये बहुत तेज़ी से टूटे जा रहा है, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है ओजोन के लेयर का? क्योंकि हम लोग जो एसीज और रेफ्रिजरेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारा CFC पाया जाता है। और ये जो CFC जो हमारा ये गैस जो है, ये हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाने के कारण जब इस पर इंसुलेशन बढ़ता है, हम लोग रिलीज़ करते हैं, हम लोग तो ये सब यूज़ करते हैं, इससे ये गैस रिलीज़ होती है। स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचने के कारण ये इंसुलेशन के प्रेजेंस में, सन की रेज के प्रेजेंस में क्लोरीन एटम ये अलग हो जाता है। और ये क्लोरीन एटम ऑक्सीजन से बहुत अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, बहुत ईजिली जुड़ जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन के एटम से जुड़ने के बाद ClO बनाता है, और ये ClO फिर से ऑक्सीजन एटम से जुड़ के ClO2 बनाता है। और ये ClO2 जो है इंसुलेशन के प्रेजेंस में फर्दर ब्रेक डाउन होने के बाद फिर से क्लोरीन का फ्री एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेता है। तो इसके प्रेजेंस में ये रेगुलर ब्रेक डाउन होते रहता है, इसीलिए हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज़्यादा एटमॉस्फेयर में पाया जाने लगा है एज ए कंपेरिजन ऑफ ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर डिप्लीट इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये CFC गैस हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग AC रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करना है तो ये CFC गैस को नहीं यूज करना होगा। इसीलिए कई कन्वेंशंस हुए हैं ग्लोबल लेवल पे जिसमें हमें ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोकने का तरीका बताया गया है। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा अलग से, जैसे वेना कन्वेंशन हुआ और कई प्रोटोकॉल्स भी हुए हैं ओजोन लेयर्स के पर्सपेक्टिव में। तो ये सब आपको देखना होगा। तो मैं आपको पूरा ओजोन कैसे बना, ओजोन लेयर कैसे फॉर्म हुआ, ओजोन गैस कैसे पाई गई स्ट्रेटोस्फीयर में, क्यों ये डिप्लीट हो रहा है, क्या कारण है डिप्लीट होने का, तो CFC गैस है कारण डिप्लीट होने का ओजोन लेयर का। और स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगले वीडियो में हम लोग बचे हुए लेयर्स को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।